नमस्कार दोस्तों, ये है महासंग्राम सीरीज। इस सीरीज में रुक्मणी प्रकाशन के दिए हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, सॉल्व ही नहीं होगा बल्कि हर एक क्वेश्चन का इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा कि आप बस देखते रह जाइएगा। इसमें हर एक क्वेश्चन को बहुत ही विशेष रूप से पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। आपसे उम्मीद है कि एक बार इस क्वेश्चन को देखें, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, बांधों और उसकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। यानी कि कौन से राज्य है, राज्य में कौन सा बांध यहाँ पर मिला हुआ नहीं है उसे बताना है। कौन से स्टेट में कौन सा बांध नहीं है उसे बताना है। ऑप्शन ए, स्टेलनी जलाशय तमिलनाडु में। ऑप्शन बी, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी, शांति सागर केरल में। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया शांति सागर केरल। शांति सागर केरल। शांति सागर जो बांध है, शांति सागर जो झील है, बांध की यह झील है, वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ केरल लिखा हुआ है, इसलिए यह आंसर गलत हो गया है। शांति सागर कर्नाटक राज्य में है। स्टेलनी जलाशय है जो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। स्टेलनी जलाशय तमिलनाडु में है और इसे मेट्टूर बांध के नाम से जाना जाता है। इसे मेट्टूर बांध के नाम से जाना जाता है। इसे मेट्टूर बांध के नाम से जाना जाता है। गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम वो है जो रियंद बांध के द्वारा निर्मित होता है। कि रियंद बांध है, रियंद बांध के पीछे जो जलाशय बनता है उसे गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम के नाम से जाना जाता है। गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से हम जानते हैं। और एक और नाम हो गया गोविंद सागर झील। ध्यान दीजिएगा, एक हो गया गोविंद वल्लभ पंत जो रिहंद डैम के द्वारा बने हुए रिजर्वायर को बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर। और दूसरा हो गया गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील ये भाखड़ा नगर के पीछे के रिजर्वायर को हम गोविंद सागर झील के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य जो डैम है उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे झारखंड, जो बिहार के आसपास, बिहार झारखंड में पड़ते हैं और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे पहला हो गया मैथन डैम झारखंड में और ये बराकर नदी पर है। मैथन डैम झारखंड में और ये बराकर नदी पर है। महाराणा प्रताप सागर बांध हिमाचल प्रदेश में है और ये ब्यास नदी पर है। महाराणा प्रताप सागर डैम हिमाचल प्रदेश में है और ये ब्यास नदी पर है। तुंगभद्रा कर्नाटक राज्य में। तुंगभद्रा कर्नाटक राज्य में और तुंगभद्रा रिवर पर। गांधी सागर चंबल पे और मध्य प्रदेश में। गांधी सागर चंबल नदी में मध्य प्रदेश में। और एक और नाम आता है नाथपा झाकड़ी परियोजना। नाथपा झाकड़ी परियोजना जो सतलज नदी पर है, जो सतलज नदी पर नाथपा झाकड़ी परियोजना जो सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इतना ही नहीं, आ जाते हैं थोड़े फर्स्ट प्लानिंग कमीशन को लेकर के। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन में हमारे यहाँ जो आज़ादी के बाद जो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी उसमें कृषि और सिंचाई पर विशेष जोर दिया गया था। कृषि और सिंचाई पर विशेष जोर दिया गया था। और फर्स्ट प्लानिंग कमीशन में भारत ने 3 बहुत बड़े नदी परियोजना को साकार किया था, जिसमें पहला नाम आता है भाखड़ा और नागल डैम। भाखड़ा और नागल नदी परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नागल। दूसरा हो गया हीराकुंड और तीसरा दामोदर वैली नदी परियोजना। ये तीनों नदी परियोजनाएं पहले फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के टाइम में लागू की गई थी। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन में भारत ने भाखड़ा नागल, हीराकुंड और दामोदर घाटी परियोजना या दामोदर घाटी नदी परियोजना की शुरुआत की थी। और चलिए, और इसी टाइम में जे एल नेहरू ने डैम को नए भारत का मंदिर कहा गया था, टेम्पल ऑफ न्यू इंडिया। जे एल नेहरू ने डैम को टेम्पल ऑफ न्यू इंडिया कह के संबोधित किया था। नए भारत का मंदिर यानी कि टेम्पल ऑफ न्यू इंडिया यह कहकर जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? सिंधु और जास्कर का संगम कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए
विजयपुर, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी पंचनद, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करें तो सिंधु और जास्कर का जो संगम होता है वो ऑप्शन नंबर बी लद्दाख में होता है। सिंधु का और जास्कर का संगम लद्दाख में होता है। सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदियाँ होती हैं, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। इसके साथ साथ झेलम, सुरु, रावी, ब्यास, सतलज, पाननद, जास्कर, चिनाब, सियोक, हुंजा, स्वात, काबुल, कुर्रम, गोभी, झोल, गिलगित ये सभी सिंधु की अन्य सहायक नदियों में भी आती हैं। सिंधु नदी लेह जिले में बहती है। सिंधु नदी भारत के लेह जिले में बहती है। अगर इसकी पूरी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी पूरी लंबाई 3180 किलोमीटर है। 3180 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। काराकोरम और लद्दाख के बीच बहती है। ये जो नदी है वो सिंधु नदी है जो काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच बहती है। सिंधु नदी काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच बहती है और गिलगित के पास एक नदी बहुत बड़े गॉर्ज का निर्माण करती है। ये गॉर्ज काफ़ी फेमस है क्योंकि भारत में यह गॉर्ज विश्व में की सबसे बड़ी गॉर्ज में इसका नाम आता है। विश्व की सबसे बड़ी गॉर्ज में इसका नाम आता है। इस गॉर्ज का नाम आता है और ये गिलगित के पास बनाती है और इस गॉर्ज को हम बुंजी गॉर्ज के नाम से जानते हैं। तो इस गॉर्ज को हम बुंजी गॉर्ज के नाम से जानते हैं और ये भारत के सबसे गहरे गॉर्ज में आता है। भारत क्या विश्व के सबसे गहरे गॉर्जों में इसका नाम आता है। इसकी कुल गहराई 5200 मीटर है। 5200 मीटर है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के एक साइड बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है और इसी बोखरचू के ग्लेशियर के पास जहाँ से सिंधु नदी निकलती है वो उसे सिंगी खवांग या सीन का बाब स्थान बोलते हैं। सिंधु नदी भारत में दमचौक से प्रवेश करती है। सिंधु नदी लद्दाख में दमचौक से प्रवेश करती है और चिल्लास नामक स्थान से निकल करके पाकिस्तान में चली जाती है। फिर से एक बार ध्यान देते हैं। सिंधु नदी काराकोरम और लद्दाख के बीच बहती है और गिलगित के पास एक बहुत बड़े गॉर्ज का निर्माण करती है। उस गॉर्ज को बुंजी गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। मानसरोवर झील के तिब्बत में ये बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है और इसी स्थान को सिंगी खवांग या सीन का बाब के नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह दमचौक के पास से प्रवेश करती है और चिल्लास में भारत से निकल के पाकिस्तान में चली जाती है। आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से हर एक प्रश्न को पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। हर एक प्रश्न को कितना डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिएगा। चलिए आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराना क्रमांक, इस ध्यान दिया क्या लिखा हुआ पुराना क्रमांक यानी कि पहले का रिकॉर्ड मार्क बोला जा रहा है। अभी फिलहाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को बदल दिया गया है लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं पुराने वाले रिकॉर्ड के अनुसार कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 इनमें से किन स्थानों को जोड़ता था। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली से लेकर अटारी तक, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली से लेकर मुंबई तक, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया
ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली से अटारी तक। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो पुरानी रोड थी, राष्ट्रीय राजमार्ग 1, वो दिल्ली से लेकर के अटारी तक जोड़ती थी, दिल्ली से लेकर के अटारी तक जोड़ती थी। वर्तमान में जो की बात करते हैं तो वर्तमान समय भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जिसका पुराना नाम NH-7 था, जिसका पुराना नाम NH-7 था। NH-2 का नाम बदल करके अभी NH-19 रख दिया गया है। NH-2 का नाम बदल करके 19 रख दिया गया है। और पुराना राष्ट्रीय मार्ग संख्या 1 और 2, पुरानी संख्या 1 और 2, पुरानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2, ये दोनों को मिला करके संयुक्त रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था, ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था। NH-1 की अगर बात करते हैं तो NH-1 दिल्ली से अटारी तक, अटारी जो है वो पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान की सीमा है जो पंजाब के पास है, पंजाब के सबसे आखिरी कह सकते हो, या पंजाब की बॉर्डर है जो पाकिस्तान से सटी हुई होती है, उसी हम अटारी बोलते हैं। यह इसे शेर शाह सूरी के नाम से भी जानते हैं, यह शेर शाह सूरी मार्ग, इसे शेर शाह सूरी या ग्रैंड ट्रंक रोड के भी नाम से जाना जाता था। इसकी जो लंबाई है वो करीब 456 किलोमीटर थी। NH-1 की कुल लंबाई 456 किलोमीटर थे। अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में NH-1 को, करंट ईयर में NH-1 को लद्दाख के लेह सेक्टर से बारामूला जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। वर्तमान में NH-1 लेह को जो लद्दाख में पड़ता है उसे बारामूला जम्मू कश्मीर, बारामूला एक स्थान है जम्मू कश्मीर में, इन दोनों को जोड़ता है। वर्तमान में NH-1 लेह से बारामूला को जोड़ता है। भारत की बात करते हैं, अगर पूरे भारत की बात करते हैं तो भारत की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख के पास है, जिसे मीगला पासेस कहा जाता है, जिसे मीगला पास के नाम से हम जानते हैं। भारत की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख में है, जिसे हम मीगला पास के नाम जानते हैं, जो करीब 5913 मीटर ऊपर है, 2513 मीटर ऊपर है। सड़क घनत्व की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व केरल में आता है, और वर्तमान में सबसे आम रूप से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज। जिससे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन अभी वर्तमान के समय में वो है स्वर्णिम चतुर्भुज किन राज्यों को जोड़ता है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है, जिसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। और अगर इसकी बात करते हैं इस सड़क को बनाने की घोषणा, तो इस सड़क को बनाने की घोषणा 1999 में की गई थी। इस सड़क को बनाने की घोषणा 1999 में की गई थी। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, दमन और दीप में। ऑप्शन नंबर ए, दमन द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर सी, केरल और द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर सी, केरल द्वीप समूह में। उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो जो सही ऑप्शन इसका हो गया 74 का सही ऑप्शन हो गया कि खारे पानी के मगरमच्छ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। देखिए साइंस के अगर टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो साइंस में क्वेश्चन बहुत आम पूछा जाता है कि मगरमच्छ के कितने हृदय होते हैं। तो मगरमच्छ के 4 हृदय होते हैं। यह 4 कक्षीय होता है। मगरमच्छ का हृदय होता है जो 4 कक्षीय होता है। चलिए आ जाते हैं, मगरमच्छ को लेकर के भारत में कुछ वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए हैं। प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य बनाए हैं, जिसमें से सब प्रमुख है भितरकनिका अभयारण्य जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। भितरकनिका
जो उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसे मगरमच्छ के लिए सबसे फर्स्ट या सबसे बेहतरीन सबसे बड़ा भी माना गया है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद नाम आता है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, जो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो चंबल नदी के सेक्टर में बनता है, चंबल नदी के आसपास सेक्टर में बनता है और ये घड़ियाल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है और ये घड़ियाल के लिए प्रमुख है। हमें विशेष रूप से ध्यान देना है भितरकनिका को, भितरकनिका मगरमच्छ उद्यान को, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अन्य की बात करते हैं तो अन्य नाम आता है मंजीरा। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव, मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य जो तेलंगाना में है, और मंजीरा नदी पर है। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य जो तेलंगाना में है और मंजीरी नदी पर अवस्थित है। रंगनाथडी पक्षी अभयारण्य जो कर्नाटक में है और कावेरी नदी पर है, यह भी मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। एक अन्य इम्पोर्टेंट है दादेली मगरमच्छ पार्क। दादेली मगरमच्छ पार्क ये कहा जाता है कि ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मगरमच्छ के लिए बनाया गया है। दादेली मगरमच्छ पार्क जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है और भारत में दूसरे नंबर पर व्यवस्थित रूप से रखा गया है मगरमच्छ के वन जीव अभयारण्य में। पहला भितरकनिका और दूसरा दादेली। भितरकनिका उड़ीसा राज्य में स्थित है और दादेली कर्नाटक राज्य में स्थित है। दादेली कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी जाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? इनमें से कौन सी जाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? नंबर फर्स्ट स्टेनली, ए नंबर स्टेनली, बी नंबर खरवार, सी नंबर गोंड। चलिए सही ऑप्शन की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार में स्टेनली है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। अन्य जनजातियों की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में चेंचू, कोचा और गुड़वा। आंध्र प्रदेश में चेंचू, कोचा और गुड़वा काफ़ी प्रमुख है। महाराष्ट्र में बरेली, भरिया, भील और कोली। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। पश्चिम बंगाल में कोरा, मुंडा काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, मुंडा और संथाल, क्योंकि इसके द्वारा या कह सकते हैं कि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी कई बार लोहा लिया था। मुंडा, संथाल और बिरहोर ये कुछ जनजातियां हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ भी काफ़ी अच्छा तरह से लड़ चुकी थी। इसमें आप लोगों ने धरती आबा यानी कि बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, तो ये इनका नाम काफ़ी अच्छा से याद रखेगा कि पश्चिम बंगाल में कोरा, मुंडा, संथाल और बिहोर नाम की जनजातियां पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो गद्दी, गुर्जर और लाहौल हिमाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। और मणिपुर में कुर्की, आगामी, नंगा और लवांग ये मणिपुर की जनजातियां हैं। अगर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या गोंड जनजाति की पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या गोंड जनजातियों की पाई जाती है। सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सोमपेन जनजातियां निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हिमालय पर्वत का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है। हिमालय पर्वत का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच बना है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब हिमालय, ऑप्शन नंबर बी आसाम हिमालय, ऑप्शन नंबर सी नेपाल हिमालय, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया हिमालय पर्वत का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच है, उसे
असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ पंजाब हिमालय की बात करते हैं तो पंजाब हिमालय सतलुज एवं सतलज रिवर, सिंधु और सतलज के बीच, सिंधु और सतलज के बीच को हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। सिंधु और सतलज को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। कुमायूं, सतलज से लेकर के काली रिवर, सतलज से लेकर काली के बीच, सतलज से काली रिवर के बीच के इस एरिया को कुमायूं हिमाचल के नाम से जाना जाता है। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय काली से लेकर के तीस्ता तक, नेपाल हिमालय काली से लेकर के तीस्ता तक, नेपाल हिमालय काली से लेकर के तीस्ता तक। असम हिमालय, असम हिमालय को हम, असम हिमालय को हम तीस्ता से लेकर के दिहांग के बीच में, तीस्ता से लेकर के दिहांग नदी के बीच के हिस्से को हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तीस्ता से लेकर के दिहांग नदी के बीच के हिस्से को हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए यूरोप, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए चावल की अगर बात करते हैं तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश चावल का, विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश चावल के लिए भारत और चीन आता है। भारत और चीन का नाम प्रथम आता है। इस हिसाब से अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप में उपजाया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा चावल एशिया, विश्व में सबसे ज़्यादा चावल एशिया महाद्वीप में उपजाया जाता है। एशिया महादेश में उपजाया जाता है, एशिया महादेश में उपजाया जाता है। एशिया महादेश में उपजाया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन एशिया में किया जाता है। चावल के उत्पादन में चीन, भारत, इंडोनेशिया सबसे प्रमुख देशों में आता है। चीन, भारत और इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा प्रमुख में आते हैं। चावल की उत्पत्ति चीन में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है और भारत में चावल दूसरे स्थान पर दर्ज करता है, यानी कि भारत में चावल दूसरे नंबर पर आता है। चावल की उत्पत्ति में भारत का स्थान दूसरा नंबर पर आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से एक क्या कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा या सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। अगर घनत्व की बात करते हैं तो यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। बिहार की अगर जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो यहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है और 11,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या है वो जनसंख्या में सबसे प्रथम स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या में प्रथम स्थान पर आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में और सबसे ज़्यादा प्रतिशत में जनसंख्या बिहार और बंगाल में पाई जाती है। बिहार और बंगाल में पाई जाती है। अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो सबसे अच्छा लिंगानुपात वर्तमान में केरल में है। 1084 महिलाएं, 1084 प्रति 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। और अगर सबसे न्यूनतम की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जो लिंगानुपात है वो
879 879 879 879 2011 की जनगणना के अनुसार। और वर्तमान की अगर बात करते हैं तो 923 ये हरियाणा का लिंगानुपात है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूटान की सबसे ऊंची चोटी। देखिए वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा फास्ट में बोलेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बनाया जा सके। भूटान की सबसे ऊंची चोटी, भूटान की सबसे ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 8,848 मीटर, 8,848 मीटर जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। 8,848 मीटर ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, यानी कि माउंट एवरेस्ट के बारे में बता रहा है। और दूसरा नंबर दिया गया 7,534 मीटर, 7,534 मीटर। ऑप्शन नंबर सी में 7,533, ऑप्शन नंबर सी में 7,533। उपयुक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अगर भूटान की बात करते हैं तो भूटान की सबसे ऊंची चोटी 7,553 किलोमीटर है, 7,553 किलोमीटर है, 7,553 किलोमीटर है। भूटान की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम, भूटान की सबसे ऊंची चोटी का नाम कुला, भूटान की सबसे ऊंची चोटी का नाम कुला कांगरी। कुला कांगरी, भूटान की सबसे ऊंची चोटी का नाम कुला कांगरी है, कुला कांगरी। भारत की या वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट। वहीं इस दूसरे नंबर पर जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। अगर साउथर्न इंडिया की बात करते हैं तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी। और अगर दूसरी ऊंची चोटी बात करते हैं तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। दक्षिण भारत की पहली ऊंची चोटी अनायमुड़ी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। पूर्वी घाट की बात करते हैं तो पूर्वी घाट में उड़ीसा में महेंद्रगिरी पर्वत, पूर्वी घाट के में उड़ीसा में महेंद्रगिरी पर्वत सबसे ऊंची है। अरावली की बात करते हैं तो अरावली में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। विंध्य पर्वत श्रेणी का गुडविल चोटी, विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुडविल है, गुडविल के नाम से जाना जाता है। सतपुरा की बात करते हैं तो सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। शिवालिक रेंज की सबसे ऊंची चोटी, शिवालिक रेंज की सबसे ऊंची चोटी चूड़ाधर, शिवालिक रेंज की सबसे ऊंची चोटी चूड़ाधर। शिवालिक रेंज की सबसे ऊंची चोटी चूड़ाधर। और ये हिमाचल के सिमरौर में अवस्थित है, पूर्वांचल की अगर बात करते हैं तो भारत में पूर्वांचल राज्य यानी कि 7 सिस्टर में भी कुछ ऊंची चोटियां हैं, जिसमें 7 सिस्टर की सबसे ऊंची चोटी माउंट दफा जिसे ढाफला बूम के नाम से भी जाना जाता है, माउंट दफा जिसे ढाफला बूम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रेखीय माप के 100वें भाग की दूरी किस मापक से मापी जाती है? देखिए भाग के 100वें मापक की दूरी किस मापक से मापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिनिधित्व से भिन्न, प्रतिनिधि भिन्न से, सरल मात्रक से, या कर्णिक मापक से, कर्णिक कैलिपर या कर्णिक मापक से। चलिए तो सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया रेखीय मापक के 100वें भाग को कर्णिक मापक से मापा जाता है, कर्णिक मापक से माना जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1984, ऑप्शन नंबर बी 1990, ऑप्शन नंबर सी 1930। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो भोपाल गैस त्रासदी
1984 में हुआ था। भोपाल में यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री है, भोपाल में एक फैक्ट्री है जो खाद बनाने का काम करते हैं, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के से जहरीला गैस निकलना शुरू किया था। जो इस गैस को हम मीथाइन आइसोसाइनेट के नाम से भी जानते हैं। भोपाल गैस रेसिपी में निकलने वाले गैस को हम मिथाइल आइसोसाइनेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री अक्षांश दक्षिण या अक्षांश के बीच चलने वाली हवाओं को। ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच चलने वाली हवाओं को। जाड़े में चलने वाली बहुत ठंडी हवाओं को। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री दक्षिण यानी कि दक्षिणी अक्षांश, जो अक्षांशीय रेखाएं होती है 40 से 60 डिग्री के बीच की जो अक्षांशीय रेखाएं होती है उसके बीच चलने वाली हवाओं को हम तूफानी चालीसा कहते हैं। ये हमारा हो गया 0 डिग्री। इसमें 40 से लेकर के 60 डिग्री के बीच चलने वाली हवाओं को हम तूफानी चालीसा कहते हैं, जिसमें 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलने वाली हवाओं को हम तूफानी चालीसा कहते हैं। 50 डिग्री पर चलने वाली हवाओं को हम प्रचंड पचासा के नाम से जानते हैं। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे चलने वाली हवाओं को हम प्रचंड पचासा के नाम से जानते हैं। और 60 डिग्री पर चलने वाली हवाओं को हम चीखता साठा के नाम से जानते हैं। देखिए ये जो नियम होता है ये फेरेल के नियम के अनुसार इसमें हवाएं प्रज्वलित होती है। कहा जाता है कि ये उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन की दिशा उत्तर पूर्व की ओर होती है। उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री की बात करते हैं तो ये हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। बोल रहा है उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर होती है। वही दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से होकर के उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। और ये हवाएं होती है जो कोरियोलिस प्रभाव के कारण पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस प्रभाव नियम के अनुसार पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवन अपने मूल दिशाओं से विपेक्षित हो जाती है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान दीजिएगा, कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में हवा दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं ओर मुड़ जाती है कोरियोलिस प्रभाव के कारण। इस नियम को हम फेरेल के नियम के रूप में भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हो गया, जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार नियंत्रित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नवीनीकरण, ऑप्शन नंबर बी अजैव, ऑप्शन नंबर सी अनवीनीकरणीय। चलिए सही ऑप्शन की बात करते हैं कि जिसका बार बार या नियंत्रण प्रयोग किया जाता है, जिसका नियंत्रण या बार बार प्रयोग किया जाता है उसे हम नवीकरणीय वस्तु कहते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है फिल इन मैच द फॉलोइंग प्रकार का प्रश्न है, जिसमें सभी को उसके सामने सभी के झीलों को उसके राज्य के अनुसार उसको संबोधित करना या मिलाना है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है पुलिकट झील, बी नंबर में चिल्का झील, वुलर झील और सांबर झील। इसको डायरेक्ट सॉल्व करके देखते हैं कि पुलिकट झील कहाँ होता है, चिल्का झील और वुलर झील किन किन राज्यों में अवस्थित है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गया पुलिकट झील तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ए का 3 नंबर।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो बी का हो गया हमारा 1। बुलर झील की बात करते हैं तो बुलर झील कश्मीर में, बुलर झील कश्मीर में है, बुलर झील कश्मीर में है। और सांभर झील जो सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है वह राजस्थान में होती है, वो राजस्थान में स्थित है। सांभर खारे पानी की सबसे बड़ी झील राजस्थान में है, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ए का। इस क्वेश्चन का ए नंबर से हमारा सही ऑप्शन हो गया है ए नंबर, जिसमें पुलिकट झील तमिलनाडु, चिल्का झील उड़ीसा, बुलर झील कश्मीर और सांभर झील राजस्थान में अवस्थित है। इसके साथ साथ कुछ अन्य भी हमें याद करना काफी जरूरी है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कोलेरू झील। कोलेरू झील की बात करते हैं, कोलेरू झील, कोलेरी झील। देखते हैं कोलेरी झील के बारे में। कोलेरी झील, कोलेरी झील, कोलेरी झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरी झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। अन्य में लोनार झील, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में अवस्थित है। बेवनाड, बेवनाड झील केरल राज्य में स्थित है। बेवनाड झील केरल राज्य में स्थित है। और खुरपाताल, खुरपाताल झील उत्तराखंड में स्थित है। इसके साथ साथ कुछ अन्य में देख लेते हैं। डल झील, डल झील जम्मू कश्मीर में, डल झील जम्मू कश्मीर में। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में। भीमताल और नैनीताल, भीमताल और नैनीताल उत्तराखंड में। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, भीमताल नैनीताल उत्तराखंड। नक्की, नक्की झील माउंट आबू, नक्की झील माउंट आबू। पुष्कर सागर, पुष्कर सागर राजस्थान में। लोकटक झील, लोकटक झील मणिपुर। हाफलोग, हाफलोग आसाम में। लोकटक झील मणिपुर, हाफलोग आसाम में। पुष्कर झील राजस्थान में, पुष्कर झील राजस्थान में। कुछ प्रमुख जलप्रपात या वाटरफॉल का भी नाम हमें याद रखना काफी अच्छा, काफी जरूरी है, जिसमें कुंचिकल, कुंचिकल जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुंचिकल सबसे ऊंचा और कर्नाटक, कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा और कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। जोग गोरसप्पा जलप्रपात, जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में। बरही पानी जलप्रपात उड़ीसा में। बरही पानी जलप्रपात उड़ीसा राज्य में। बरही पानी जलप्रपात उड़ीसा राज्य में। एक अन्य है जो एक ऐसा झील है जिसका आकार ताड़ के पेड़ के अनुसार है। ताड़ के पेड़ के अनुसार जिसका आकार दिया गया उसका नाम है अष्टमुडी। अष्टमुडी झील जो केरल में है। अष्टमुडी झील जो केरल में है। अष्टमुडी झील जो केरल में है, जिसका आकार एक ताड़ के पेड़ के समान होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जूट के रेशे, जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी बीज। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया जूट के जो रेशे होते हैं वो उसके तने से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। जूट के जो पौधे होते हैं, जूट के जो रेशा होता है वो उसके तने से प्राप्त किए जाते हैं, उसके तने से प्राप्त किए जाते हैं। देखिए जूट में काफी इंपॉर्टेंट 2 प्रश्न पूछा जाता है। पहला हो गया जूट अनुसंधान केंद्र। जूट अनुसंधान केंद्र जो बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। जूट अनुसंधान केंद्र जो बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है, इसे केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्था के नाम से हम जानते हैं। इसे केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्था के नाम से हम जानते हैं। एक अन्य जूट से इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय जूट बोर्ड। राष्ट्रीय जूट बोर्ड इसका इसकी जो राष्ट्रीय जूट बोर्ड इसकी जो कार्यालय है वो कोलकाता में अवस्थित है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड की कार्यालय कोलकाता में है और जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर वेस्ट बंगाल, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन होता है ज्वारीय वन को अन्यथा, ज्वारीय वन को अन्यथा क्या कहा जाता है? ज्वारीय वन को अन्यथा क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मानसून वन, मैंग्रोव वन, शंकु वृक्ष वन। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो ज्वारीय वन को हम मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। ज्वारीय वन, तो ज्वार जो समुद्र के बीच आने वाली जो पानी की जो लहरें होती है उसे हम ज्वार कहते हैं, और ऐसे ज्वारीय वन मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। इस ज्वारीय वन को हम मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है या जानते हैं। ज्वारीय वन को मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। वन को लेकर के भारत में
5 प्रकार में बांटा गया है। वनों को भारत में 5 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें से कुछ प्रमुख, जिसमें से ये है, जिसमें से पहला हो गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। भारत में वनों को 5 प्रकार में बांटा गया है। पहला हो गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार ये पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ ये इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा हो गया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जहाँ पर वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे मध्य भारत के इलाकों में या मध्य भारत के राज्यों में। उसके बाद हो गया उष्णकटिबंधीय कटीले वन, जहाँ वर्षा एकदम कम होती है, जैसे राजस्थान का सेक्टर, मध्य प्रदेश का सेक्टर, इसमें वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है, तो इन जगहों पर उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं। उसके बाद हो गया पर्वतीय वन। भारत में पहाड़ों के आसपास पाए जाने वाले वनों को हम पर्वतीय वन कहते हैं। भारत में पहाड़ों पर पाए जाने वालों को वन हम पर्वतीय वन कहते हैं। और अंतिम हो गया मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन समुद्र के किनारे ज्वार, जहाँ पर ज्वार उठती है या फिर जो डेल्टाई एरिया होता है वहाँ पर मैंग्रोव वन पाया जाता है। भारत में सुंदरबन को सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहा जाता है। ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन श्रेणी में आता है। फिर से एक बार देखते हैं, भारत में वनों को 5 प्रकार में बांटा गया है। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीला वन और उसके बाद पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी नंबर अफ्रीका, सी नंबर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो गोबी मरुस्थल एशिया में चीन कंट्री में पाया जाता है। गोबी मरुस्थल एशिया कॉन्टिनेंट में चीन में पाया जाता है। गोबी मरुस्थल चीन में पाया जाता है। गोबी मरुस्थल को मंगोलिया और चीन के सेक्टर में फैला हुआ है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ केवल चीन का नाम दिया गया, मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी कहा गया है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी गोबी मरुस्थल को कहा जाता है। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी मरुस्थल सहारा मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। कुछ इंपॉर्टेंट मरुस्थल के नाम भी हमें जानना काफ़ी जरूरी है, जैसे अफ्रीका में सहारा और कालाहारी। अफ्रीका में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेजर्ट है जिसमें सहारा और कालाहारी। एशिया में थार, गोबी और अरब, और तकलामकान। थार, गोबी, अरब और तकलामकान, जहाँ थार इंडिया और पाकिस्तान में है, गोबी मंगोलिया और चीन में है, अरब अरेबियन कंट्री में और तकलामकान मरुस्थल अरब और तकलामकान मरुस्थल। नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका की अगर बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका में मोजावे ग्रेट बेसिन, चिहुआहुआन, सोनेरेन ये मरुस्थल पाए जाते हैं। मोजावे, ग्रेट बेसिन, चिहुआहुआन और सोनेरेन मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका में काफी प्रमुख मरुस्थल अटकामा मरुस्थल जो चीनी स्टेट में पाया जाता है, चीनी कंट्री में पाया गया है। अटकामा मरुस्थल जो चिली कंट्री में पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका में अटकामा मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ग्रेट विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी और गिब्सन। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी और गिब्सन मरुस्थल पाया जाता है। यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप एक ऐसा महादेश है जहां एक भी प्रमुख मरुस्थल प्रमुख रूप से नहीं पाए जाते हैं। हाँ, छोटे मोटे एरिया बना हुआ है, डेजर्टिक एरिया है, लेकिन उसे मरुस्थल की श्रेणी में पूरी तरह से नहीं रखा गया है। यूरोप में कोई भी मरुस्थल पाया नहीं जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन और ग्रेट सैंडी गिब्सन मरुस्थल पाया जाता है। साउथ अफ्रीका में अटकामा, चीनी कंट्री में, साउथ अमेरिका में अटकामा मरुस्थल चिली कंट्री में पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका में मोजावे, ग्रेट बेसिन, चिहुआना और सोनेरेन। नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका में मोजावे, ग्रेट ब्रिटेन, चिहुआना और सोनोरेन प्रमुख मरुस्थल है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? सीन नदी किस नगर से होकर के बहती है? ए नंबर लंदन, बी नंबर पेरिस, सी नंबर रोम। ए नंबर लंदन, बी पेरिस, सी रोम। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार इस क्वेश्चन को दिखा गया है, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखते हैं,
सीन नदी पेरिस नगर से होकर के बहती है। सीन नदी पेरिस नगर से होकर के बहती है। सीन नदी पेरिस नगर से होकर के बहती है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट शहर और उनका नाम भी याद करना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे पहले हम देखते हैं सीन नदी के मुहाने पर, या कह सकते हैं सीन नदी का जब तट लास्ट अंतिम छोर होता है तो वहाँ पर ली हार्बर, फ्रांस का ली हार्वे बंदरगाह है। ली हार्वे बंदरगाह है। ली हार्वे बंदरगाह है। सीन नदी के तट पर मुहाने पर ली हार्वे बंदरगाह है। टाइबर नदी भी के किनारे रोम शहर भी स्थित है। टाइगर नदी के किनारे रोम शहर, टाइगर नदी के किनारे रोम जो इटली में अवस्थित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के पास स्थित है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के पास है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक के पास है। अगर एनसीईआरटी बुक में कुछ नाम दिए गए हैं उसको थोड़ा विशेष ध्यान देख लेते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार जापान में एक शहर है ओसाका, जो वहाँ के लिए काफ़ी फेमस है, वहाँ के इंडस्ट्रियल शहर में आता है। जापान ओसाका जो योडो नदी के किनारे अवस्थित है। जापान ओसाका जो योडो नदी के किनारे अवस्थित है। योडो नदी के किनारे अवस्थित है। योडो नदी के किनारे अवस्थित है। पीटर्सबर्ग हो गया जो एल्होनी नदी के किनारे, और एल्होनी और मोनोगहेला नदी के किनारे अवस्थित है। और ये एल्गेही और मोनोगहेला मिल करके एक नई नदी का बनाती है, और उस नदी का नाम ओहियो रिवर है। उस नदी का नाम ओहियो रिवर है। ये दोनों एल्होनी और मोनोगहेला रिवर मिल करके ओहियो रिवर बनाती है, जिसके किनारे में पिट्सबर्ग शहर अवस्थित है। भारत में जमशेदपुर की बात करते हैं तो भारत में जमशेदपुर खरखई नदी के किनारे। भारत में जमशेदपुर खरखई और स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। अब बात करते हैं सीन नदी की। सीन नदी के किनारे 3 शहर अवस्थित है, जिसमें पेरिस, रुवेन और ले हार्बर। ले हावरे प्रमुख रूप से अवस्थित है। सीन नदी के किनारे पेरिस, रुवेन और ले हार्बर शहर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादन कौन सा देश होता है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी नंबर बांग्लादेश, सी नंबर स्कॉटलैंड। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो कच्चे पटसन का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा भारत में किया जाता है। भारत में कच्चे पटसन का उत्पादन किया जाता है। इसमें देखते हैं कि पटसन की बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम या इसे कह सकते हैं, इसे जूट भी कहते हैं। पटसन या जूट लगभग एक ही चीज है, और इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन कच्चे पटसन का उत्पादन भारत में किया जाता है। जूट को लेकर के देखते हैं तो जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर वेस्ट बंगाल और राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता में है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लौ अयस्क उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा।
किस राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए बिहार। ऑप्शन ए बिहार में जो लौह अयस्क की ज़्यादा उपलब्धता नहीं पाई जाती है। कुछ राज्यों में, कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जैसे जमुई में इसके मिलने की प्रावधान दिए गए हैं, या उस नेशनल ज्योग्राफिकल टीम के अनुसार बताया गया है कि जमुई में लौह अयस्क पाया जा सकता है। चलिए कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। भारत में बिहार में लौह अयस्क की उपलब्धता लगभग नहीं के बराबर है, या अनुसार अभी नहीं दिया गया है। अब जहां प्रमुख राज्य जहां पर भारत में लौह अयस्क पाए जाते हैं, जैसे उत्तर पूर्वी सेक्टर में झारखंड और उड़ीसा, उत्तर पूर्वी सेक्टर में झारखंड और उड़ीसा। मध्य भारत की बात करते हैं तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर तीसरा नंबर में प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक और गोवा, और अन्य क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, इन कुछ राज्यों में लौह अयस्क की मात्रा पाई जाती है। लौह अयस्क पाए जाते हैं। लौह अयस्क की बात करते हैं तो लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से लौह 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से बात करते हैं तो लौह के अयस्क 4 प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हेमेटाइट, जिसमें 60 से लेकर 70% लौह की मात्रा पाई जाती है, आयरन की मात्रा पाई जाती है। दूसरा हो गया मैग्नेटाइट में 65 से लेकर 70% 72% तक की मात्रा पाई जाती है। मैग्नेटाइट में 65 से लेकर 72% लौह आयरन ओर की मात्रा पाई जाती है। जियोथाइट में 65 से लेकर के 60% के आसपास में, और सीडेराइट में 30% या उससे कम मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है। भारत में मुख्य रूप से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाए जाते हैं। जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मंडाला, बालघाट, झाबुआ, ग्वालियर राज्य में पाया जाता है। ग्वालियर राज्य में पाया जाता है। हेमेटाइट अयस्क की बात करते हैं तो हेमेटाइट अयस्क मध्य प्रदेश में जबलपुर और सरगुजा में हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। उड़ीसा में मैग्नेटाइट एवं हेमेटाइट दोनों पाए जाते हैं। उड़ीसा के सबलपुर और गंजम जिले में मैग्नेटाइट, और मयूरभंज और क्योंझर में हेमेटाइट। फिर से ध्यान देते हैं, उड़ीसा के सबलपुर तथा गंजम में हेमेटाइट, उड़ीसा के सबलपुर तथा गंजम में हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। और मयूरभंज और क्योंझर में मैग्नेटाइट अयस्क। उड़ीसा के सबलपुर और गंजम जिले में मैग्नेटाइट अयस्क, और मयूरभंज और क्योंझर में हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है।